गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रजनीश शर्मा कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज यहां पर हम रीजनिंग का, वैसे तो हम इससे पहले भी पिछले चैप्टर्स को भी हमने पढ़ाया है, पढ़ चुके हैं हम लोग, लेकिन आज यहां पर एक पहला ही चैप्टर माना जाता है। ये ज़्यादातर बुक्स में ये पहला चैप्टर होता है, क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन एक ऐसा चैप्टर है जिस चैप्टर को हम जब भी पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि इन प्रश्नों को हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इस पूरे चैप्टर को मैंने 4 भागों में डिवाइड किया। हालांकि 5 भाग हमें बोलने चाहिए, क्योंकि क्लासिफिकेशन को जब हम डिवाइड करते हैं, चलिए मैं अभी उसको आगे बताऊंगा किस तरह से उसको हमें पढ़ना है और किस तरीके से किस किस क्लास में आपको क्या यहाँ पर मिलने वाला है, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। क्या आपको कंटेंट मिलेगा वो भी सब बता दिया जाएगा। लेकिन आप में से कोई भी चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशंस, जो भी वीडियोस आते हैं उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर आप पूरी क्लास, मतलब फुल क्लास देखना चाहते हैं, पूरी डिटेल क्लास देखना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन डाउनलोड करके कोर्स को परचेज करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पूरी वीडियोज़ देख पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं इस चैप्टर को हम कैसे पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली बात, जैसे ही ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा और या फिर आज हम यहाँ पर जो चीज़ पढ़ने वाले हैं, देखिए पहले मैं बता दूं यहाँ पर क्लासिफिकेशन को हम कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए क्लासिफिकेशन को हमने यहाँ 4 भागों में डिवाइड किया है पढ़ने के हिसाब से, और उसको हम 4 क्लासेस में पढ़ेंगे भी। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर शब्दों से रिलेटिव, जिसमें शब्द दे रखे होते हैं। प्रश्न कैसे पूछा जाता है अभी बताया जाएगा। कई लोग हो सकते हैं जिन्होंने क्लासिफिकेशन फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे रीजनिंग में, उन्होंने इससे पहले कुछ नहीं पढ़ा होगा। तो देखिए, शब्दों से रिलेटिव रहेगा, और एक हमारा आएगा अंकों से रिलेटिव, इसके अलावा एक आएगा अंग्रेजी वर्णमाला से रिलेटिव, और एक यहाँ पर आता है नॉन वर्बल, जिसको हम कहते हैं आभाषिक, जिसमें चित्र बने होते हैं। तो आभाषिक की तो हम इस समय बात नहीं करेंगे। ठीक है, आभाषिक हम पढ़ेंगे बिल्कुल लास्ट में, जब हम रीजनिंग में लगभग 70% पोर्शन को खत्म कर चुके होंगे, उसके बाद हम आभाषिक पढ़ेंगे। आभाषिक में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, PDF से पढ़ते चले जाएंगे तो आसान हो जाएगा। फिलहाल देखिए, हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, इन तीनों क्लासेस को, एक क्लास में हम इसकी बात करेंगे, अगली क्लास में इसकी बात करेंगे, थर्ड वाली क्लास में वर्णों से रिलेटिव, और चौथी जो क्लास रहेगी उस क्लास में हम फिर से इन्हीं तीनों के बहुत सारे क्वेश्चंस, एक बड़ी सी क्लास यहाँ पर लेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ इसको पढ़ने वाले हैं। दूसरी बात यह कि आपके लिए प्रैक्टिस के लिए PDF एप्लीकेशन पर उपलब्ध रहेंगी। जो एप्लीकेशन है कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट नाम से, वहाँ पर स्टडी मटेरियल, फ्री स्टडी मटेरियल का सबसे ऊपर एक सिंबल आपको मिलेगा, वहाँ से आपको इसकी PDF मिलती रहेंगी। इसके बाद देखिए, जब एग्ज़ाम टाइम आएगा तो उस समय जब कोई हम बुक्स जो लगवाएंगे यहाँ पर, उस किताब के अकॉर्डिंग जो भी किताब आपको बताई जाएगी, क्योंकि जब वैकेंसी आएगी उसके बाद ही मैं वो किताब बताऊँगा कि आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए। ठीक है, तो उससे भी हम प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा ऑनलाइन क्यूज़, ये हम बहुत जल्दी प्रोवाइड कराएंगे आपको। ऑनलाइन क्यूज इसी चैप्टर का, जितने भी बच्चे हैं जिन लोगों ने कोर्स को परचेज किया, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ऑनलाइन क्यूज आपको हर चैप्टर का मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो भी चैप्टर फिनिश होगा उसका ऑनलाइन क्यूज आपको मिलेगा। वो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल जो है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, मतलब अपना, अगर आपने पहले से डाउनलोड किया हुआ है तो टेलीग्राम से हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, लिंक सारे दे रखे हैं, यहाँ पर भी अवेलेबल है। जिस समय आप जिस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप इस समय YouTube पर देख रहे हैं तो यहाँ पर लिंक अवेलेबल है, और जिन लोगों ने कोर्स को परचेज किया हुआ है वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने स्टोर पर देख रहे हैं, तो आप लोगों के लिए मैंने यहाँ अनाउंसमेंट में लिंक सेंड कर रखे हैं। आप अनाउंसमेंट से ले सकते हैं या फिर आप YouTube से जाकर के ले सकते हैं, और हो सकता है आप में से सभी लोगों ने पहले से डाउनलोड किया हो। अच्छा, इसके अलावा देखिए, आपको ये जो है ऑल टाइप्स थ्योरी, यहाँ पर इसका मतलब क्या है, ये हमने जो लिखा हुआ है, ये स्पेशली हमारा वर्क करता है शब्दों से रिलेटिव, इसी में वर्क करेगा। प्रश्न किस तरह का पूछा जाता है और इस प्रश्न का मतलब क्या होता है, तो ये सारी थ्योरी आपको स्टडी मटेरियल में दी जाएगी। स्टडी मटेरियल में जब आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद स्टडी मटेरियल पे जाइए तो वहाँ आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, और इस तरह की अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है कि वो PDF को नहीं सर्च कर पा रहा है, वो ऑपरेट नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उनकी हेल्प की जाएगी। अब देखिए, एक बात हमने ये बता दी कि ये यहाँ से स्टडी में थोड़ा सा एक थ्योरी उसकी रहेगी कि आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे मेन बात यहाँ पर ये कि हमसे प्रश्न पूछा कैसा जाता है। देखिए, प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा, जैसे एक दे दिया, भारत
एक दे दिया उन्होंने, सपोज कीजिए उत्तर प्रदेश, एक दे दिया मध्य प्रदेश, बहुत सिंपल सा प्रश्न मैं लिख रहा हूं यहां पर समझाने के लिए, और एक दे दिया मान लीजिए यहां पर बिहार। ठीक है, तो इनमें पूछा जाएगा कि ये चार जो विकल्प दे रखे हैं, इन चारों में से कोई तीन ऐसे हैं जो सिमिलर हैं, मतलब किसी भी तरीके से वो समान हैं, कोई समानता रखते हैं, जबकि एक जो चौथा वाला है वो कोई डिफरेंट है, वो आपको छांटना है। तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है, कक्षा 2, 3, 4 का कोई बच्चा होगा वो भी बता देगा कि ये सभी प्रदेश हैं और ये देश है, तो यहाँ पर भारत अलग हो जाएगा। अब देखिए सिर्फ यहीं पर इतने से ही खत्म नहीं होता, ये चैप्टर आप हल्के में ले सकते हो, लेकिन अगर हल्के में लेंगे तो दिक्कत होगी। ये चैप्टर सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होता, बहुत कुछ होता है। देखिए एक ये वाला और एक अगला एक चैप्टर आएगा सादृश्यता, तो इन दोनों के लिए आपको बहुत सारी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। वो सारी थ्योरी हमने स्टडी मटेरियल में दे रखी है, आप वहां से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा, अलग अलग टाइप के प्रश्न बनते हैं। जैसे मान लीजिए 3 ऐसे सब्जियों के नाम दे दिए जाएंगे जो जमीन के अंदर होती हैं, तो एक ऊपर वाली का नाम दे दिया जाएगा। 3 ऐसे शहरों के नाम दिए जाएंगे जो किसी एक देश में है, तो एक कोई ऐसा शहर का नाम दे दिया जाएगा जो किसी अन्य देश में है। तो इस तरह की सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ये भी हो सकता है हमारे बॉडी पार्ट से रिलेटेड 3 चीजें, 3 कोई नाम ऐसे दे दिए जाएंगे जो हमारे आंतरिक पार्ट है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर है, और एक ऐसा पार्ट दे दिया जाएगा जो हमें दिखाई दे रहा होता है। ठीक है, तो बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनेंगे और हम उनका बहुत लंबा काफ़ी एक बड़ा एक जो तीसरा वाला चौथा वाला हमारा जो क्लास रहेगी, उस चौथी क्लास में हम यहाँ पर बहुत सारे प्रश्नों को पढ़ेंगे और बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। लेकिन बस यहाँ पर आपको सिर्फ ये समझना है शब्दों से रिलेटिव जो सवाल है उनको हम किस तरह से करते हैं। और देखिए शब्दों से रिलेटिव थोड़ा सा ये होता है कि इनको जितना आप पढ़ लेंगे आसान रहेगा, जितनी आपकी वोकैबुलरी है, जो आपकी नॉलेज है, पूर्व ज्ञान जो होता है उस पर आधारित होता है। हालांकि अगली जो दूसरी और तीसरी क्लासेस रहेंगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी, उनमें आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न इस तरह से दिया जाएगा। पहला प्रश्न है नदी, झील, बांध और तालाब। ये सारे प्रश्न यहाँ पर आप 22 प्रश्न करेंगे, बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं है, लेकिन उनको बस अच्छे से समझना है कि हमें जवाब देना किस तरीके से होता है। तो 22 प्रश्न यहाँ पर मिलेंगे जिनमें हमने 20 नंबर दिए हुए हैं, और 20 जो प्रश्न होंगे वो कहीं ना कहीं आए हुए प्रश्न हैं। 2 प्रश्न मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए नदी, झील, बांध और तालाब, इन सभी में डिफरेंट क्या है, क्या अलग है। तो हम देखेंगे नदी, झील, बांध और तालाब, इन सभी में कोई भी 3 ऐसे होंगे जो एक समानता रखते होंगे, कोई एक सिमिलैरिटी होगी इनमें, वो क्या है। तो देखिए नदी को हम बात करें, नदी की बात करें, नदी का नाम जब आता है तो हमें सबसे पहले याद आता है गंगा नदी। तो गंगा नदी और झील, अगर इन दोनों में ही हम डिफरेंस देखें तो हमें समझ आता है कि नदी जो है ये पानी इसमें चलता हुआ होता है, यहाँ पर बहता हुआ पानी होता है, जबकि झील में रुका हुआ पानी होता है। बांध क्या होता है, बांध भी नदी वगैरह पे ही होता है, लेकिन वहां भी हम पानी को रोकने का काम करते हैं एक बांध के द्वारा। ठीक है, इसी तरह से तालाब जो होता है इसमें भी आप क्या करते हो, पानी जो होता है वहां पर रुका हुआ होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पर 3 विकल्प ऐसे हैं जिनमें पानी रोका जाता है या पानी रुका हुआ होता है, जबकि यहाँ पर पानी चलता हुआ होता है। तो नदी यहाँ पर आंसर हो जाएगा, जिसमें पानी प्रवाहित होता है, प्रवाहमान होता है। तो पहले वाले के लिए आंसर यहाँ पर रहेगा ए, यानी कि नदी। ठीक है, अब देखिए इसके बाद दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, और देखिए एसएससी सीजीएल 2014 में आया हुआ है, अविवाहिता, पत्नी, अविवाहित और विधवा। तो ये तो देखिए अविवाहिता और अविवाहित दोनों दे रखे हैं, एक लेडी सेंस में हुआ, एक जेंट्स के सेंस में हुआ, एक पत्नी और एक विधवा। अब देखिए यहां पर क्या रहेगा, क्या जरूरी है कि हम किसी लेडीज की जब बात करें तो अविवाहिता ही बोलेंगे, हम उसको अविवाहित भी तो बोल देते हैं, ये कॉमन है, उसको आप लेडीज मतलब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में आप नहीं बांटेंगे। यहां पर सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो क्या है, कोई बताएगा? देखिए इसमें यहां पर पत्नी, ये क्या है, एक जो जोड़ा होता है उस जोड़े का एक हिस्सा है, जबकि ये तीनों आपको अकेले यहां पर नजर आ रहे हैं। विधवा होने का मतलब है उसका पति नहीं होगा, अविवाहित होने का मतलब है उसकी शादी नहीं हुई होगी, यानी कि उसका जोड़ा नहीं होगा, युगल नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से अविवाहिता। तो ये देखिए काफी सिंपल से प्रश्न थे, लेकिन देखिए इसमें कम प्रश्नों से बात नहीं बनेगी, मैंने आपको बताया, इसीलिए हम एक बहुत बड़ी क्लास भी लेंगे इसकी।
और अगली क्लास से थोड़े ज़्यादा प्रश्न मिलेंगे। यहाँ पर आपको ही पढ़ना है, उसका मटेरियल हमने दिया हुआ है, तो स्टडी मटेरियल से आप पढ़ सकते हैं, जो भी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया गया है। देखिए तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, ध्रुवीय भालू, पेंगुइन, सील, ये सील मछली है, और ये बाघ। तो इसको समझने के लिए देखिए ध्रुवीय भालू, पेंगुइन, थोड़ी सी देखिए आपको जानकारी होनी चाहिए। सील क्या है? ये सील मछली है, ये कहाँ रहती है, इसके रहने के आधार पर भी हो सकता है। चलिए एक काम करते हैं, इसको समझने के लिए अगली स्लाइड का सहारा लेते हैं। और देखिए इसमें मैं आपको बता दूं, ये जो है आप यहाँ देख रहे हैं, ये है सील मछली, ठीक है। तो सील मछली आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इसके पीछे बहुत सारा पानी वानी जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये जो है ये आपका भालू हो गया, जिसकी यहाँ पर ध्रुवीय भालू की बात की है, और ये है पेंगुइन। तो पेंगुइन का यहाँ पर मतलब हुआ, ये भी देखिए आपको बर्फ के सामने दिखाई दे रहा है, जबकि ये बाघ जो है ये कहाँ होता है? जंगल में होता है, सभी लोग जानते हैं। तो ये तीन जो है ये वाले हमेशा ठंडे स्थानों पर रहते हैं, बर्फ या पानी के आसपास और ठंडे स्थानों में मिलेंगे, जबकि ये कहीं भी सरवाइव कर जाता है, किसी भी जगह मिल जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या रहेगा? यहाँ पर शेर नहीं, बाघ। जो आंसर दिया है वहीं से तो ढूंढोगे भैया। चलिए अगला देखिए, चौथा है यहाँ पर भूकंप, चक्रवात, अकाल और बाढ़। बताइए कौन सा होगा इसमें? बहुत अच्छा तब लगता हम इसका ऑनलाइन टेस्ट ले पाते। चलिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे लगता है 15 से 20 दिन बाद शायद ये फैसिलिटी हम लोगों को मिल जाएगी। देखिए भूकंप क्या होता है? ये भूकंप जो है ये भौतिक क्रिया आप कह सकते हो, प्राकृतिक है, ठीक है। और चक्रवात भी प्राकृतिक होता है, बाढ़ भी प्राकृतिक है, जबकि अकाल का मतलब होता है जब किसी चीज की बहुत ज्यादा कमी हो जाना। तो कहते हैं कि अनाज का अकाल पड़ा हुआ है, हमारे देश में इस चीज़ का अकाल पड़ा हुआ है, यानी इसकी बहुत ज़्यादा इसका अभाव है। तो ये चीज़ें किसी और वजह से होती हैं, जबकि ये तीनों क्रियाएं जो हैं ये प्राकृतिक होती हैं, ठीक है। हालांकि परेशानी इन सभी में होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। देखिए पांचवा प्रश्न है यहाँ पर, पहाड़ी मैना। आप एक चीज़ पहले समझिए कि हर एक प्रश्न आया हुआ है, तो हालांकि बहुत ही कम प्रश्न है इस पूरी एक्सरसाइज के लिए। 100 प्रश्न कम से कम रहे होते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन वो चौथी वाली क्लास में रहेंगे। चौथी क्लास में हम बहुत सारे प्रश्नों को पढ़ेंगे और थोड़ा सा जल्दी भी करेंगे। जैसे ही प्रश्न आएगा लॉजिक बता के सीधा आगे बढ़ते जाएंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे, बहुत सारे प्रश्नों को हम करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट PDF रहेगी वो। चलिए देखिए यहाँ पर पहाड़ी मैना, घर गौरैया, मरकत फाख्ता और इंपीरियल उकाव। तो देखिए ये अगर इन्हीं को दूसरे तरीके से लिख दिया होता शायद तो बहुत अच्छा होता, लेकिन ये SSC में आया हुआ है। तो SSC रेलवे जब भी इस तरह के प्रश्न देता है, और SSC रेलवे ही क्या, आपने देखा होगा वेन डायग्राम का जो प्रश्न है 2018-19 से लगातार आपको उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में मिला है, जिसमें भी वेन डायग्राम में इंग्लिश का यूज होता है। ध्यान दिया होगा आप लोगों ने, जिसने भी पेपर दिया है हमेशा इंग्लिश का प्रयोग हुआ है हर पेपर में। तो इंग्लिश के वर्ड आ जाते हैं, पूछे जा रहे हैं आजकल। देखिए पहाड़ी मैना, घर गौरैया, मरकत फाख्ता, इंपीरियल उकाव। चलिए मैं इनके चित्र दिखाता हूं और बताता हूं आपको क्या है ये। देखिए यहां पर ये है पहाड़ी मैना जो आप देख रहे हैं, फर्स्ट नंबर जिस पे हाथ रखा हुआ है। ये फाख्ता लोगों ने देखा होगा इसको, अब थोड़ा सा ये कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा दिखता था कभी गाँव में, गांव देहात का जो क्षेत्र था वहां पर बहुत ज़्यादा ये दिखता था। इसके अलावा ये घर गौरैया, ये आज भी है लेकिन कम, ठीक है। ये भी हम बहुत देखते थे पहले, ये एक उसका बच्चा और खुद गौरैया है। और यहाँ पर एक ये आपको जो दिखाई दे रहा है, जिसको आप चील या गिद्ध, जिस तरह का ये लग रहा है, चील जैसा लग रहा है, ये ईगल है। ये इसको हम इंपीरियल उकाव भी कहते हैं। और यही प्रश्न जो वर्डिंग वहां पूछी गई वही हमने यहाँ पर दे रखा है। तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो है ये क्या है, ये इन तीनों को मार देता है, खा लेता है। ये जैसे बाज आपने सुना होगा, बाज होता है, बाज नहीं, बाज या चील जो होते हैं वो छोटे पक्षियों को मार देते हैं। तो उस तरह का है ये मांसाहारी है। और मांसाहारी तो हालांकि ये सभी होते हैं, छोटे मोटे कीड़े पतंगों को खाते रहते हैं, लेकिन ये खुद पक्षियों को ही मारता है, ठीक है। तो यहाँ पर इंपीरियल उकाव जो आंसर रहेगा सही रहेगा, ठीक है। तो इसमें ये वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए हम छठे प्रश्न की बात करें।
ये ऐसा हो रहा होगा शायद, ये जब पिक्चर दिखाई जा रही है तब क्वालिटी बेकार हो रही है थोड़ी सी। चलिए कोई बात नहीं, समझ में तो आ ही रहा होगा। देखिए अगला है हमारा छठा प्रश्न, प्रसूति विशेषज्ञ। प्रसूति विशेषज्ञ से मतलब होता है, ये एक गायनोलॉजी वाले जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी बात हो रही है। गायनोलॉजी भी शायद बहुत सारे लोग नहीं समझ पाए होंगे, तो जहां पर जच्चा बच्चा से संबंधित जो मैटरनिटी होम होते हैं, मैटरनिटी हॉस्पिटल्स होते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं यहां पर। तो प्रसूति विशेषज्ञ वो डॉक्टर्स होती हैं। पाद विशेषज्ञ यानी कि ये पैरों से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। और फुफ्फुस रोग विशेषज्ञ, ये भी एक तरह का रोग होता है, ये एक अलग बात होगी। चौथा अगर हम पढ़े तो हमें समझ में आ जाएगा, कृत्रिम अंग यानी कि प्रोस्थेट विशेषज्ञ। तो कृत्रिम अंग, देखिए ये लोग जो हैं ये एक्चुअल जो भी अंग होते हैं ये उन पर अध्ययन करते हैं, उन्हीं के विशेषज्ञ हैं। जबकि ये क्या करता है, किसी व्यक्ति का हाथ कट गया तो एक आर्टिफिशियल हाथ उसको लगा करके दे देगा, ठीक है भाई ये आर्टिफिशियल हाथ लेकर के जाओ, मतलब दिखेगा ठीक लेकिन वो वर्क नहीं करेगा। इसी तरह से पैर भी होते हैं, हालांकि वर्क भी करता है, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा वर्क भी करता है, ये डिपेंड करता है कि वो कितना लगा हुआ है, ठीक है। तो वर्क भी करेगा। अगर मान लीजिए सपोज करिए कहीं पैर है किसी का घुटने से नीचे का टूटा हुआ है या कटा हुआ है और वहां अगर लगा दिया जाता तो कम से कम वो टेकने के काम तो आ ही जाएगा। तो इस तरह से ये फिलहाल वो हमारा टॉपिक नहीं है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ये एक्चुअल जो चीज़ें होती हैं, मतलब जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं ये उन पर वर्क करते हैं, जबकि ये उन पर वर्क ना करके ये एक कृत्रिम यानी कि एक आर्टिफिशियल बना करके तैयार कर देते हैं, उस पर डिपेंड है ये, ठीक है। तो यहाँ पर भी डी आंसर रहेगा, इन दोनों के लिए ही आपका डी आंसर सही हो जाएगा। अगला पेज और देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, पेरिस, एथेंस, लंदन और न्यूयॉर्क। देखिए यहां पर जिन देशों की यहां बात की गई है, आप देख रहे होंगे कि यहां जो न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क ये आपका उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। कौन से महाद्वीप में है ये? उत्तरी अमेरिका में या अमेरिका के अंतर्गत आता है। जबकि ये तीनों जो हैं ये यूरोप के अंतर्गत आते हैं। जिसने भी भूगोल को अच्छे से पढ़ा होगा, थोड़ी जानकारी होगी महाद्वीपों के बारे में, देशों के बारे में, वो इसको ठीक से कर पाएगा। तो सीधी सी बात है कि आप समझ पा रहे होंगे यहाँ से कि आपको हर क्षेत्र की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आते हैं अपने 8वें प्रश्न पर, और 8वां प्रश्न है ढोलक। देखिए इस तरह का प्रश्न बहुत बार पूछा गया, सबसे ज़्यादा टाइम ये प्रश्न पूछा जाता है। ढोलक, मदाल, मृदंग और तबला। आपने नाम तो शायद सभी के सुने होंगे। ढोलक सबने देखा होगा, सबने देखी होगी मतलब। मदाल, मृदंग नाम जरूर सुना होगा, मृदंग वर्ड ये जरूर सुना होगा, तबला भी सुना होगा और मदाल। तो इसको एक बार देख लेते हैं क्या है ये। देखिए यहां पर हमने ढोलक को नहीं रखा है, कोई भी कंफ्यूज मत होना, इसमें एक भी ढोलक नहीं है, ठीक है। मैं समझाता हूं यहां पर क्या है ये। देखिए ये है तबला, ये यहां पर है मृदंग, और मृदंग जो है इसमें थोड़ा इस टाइप की डिजाइन होती है, एक साइड बड़ी होती है, बीच में थोड़ा सा उठाव होता है, थोड़ा सा इस तरह का, और उसके बाद एक साइड काफ़ी पतली होती है। ये आपने बहुत जगह जहाँ पर म्यूजिकल कभी एक्टिविटी कहीं पर होती है तो ऐसी जगह आप लोगों ने देखा होगा, और आप इंटरेस्ट लेते हैं तो। और जो मदाल है ये जस्ट लाइक ढोलक, लेकिन थोड़ा लंबा, ढोलक से थोड़ा लंबा होता है ये। और दोनों में जैसे ढोलक में भी एक साइड बड़ा और एक छोटा होता है, इसी तरह से इसमें भी होता है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा ही लंबा होता है और लगभग दोनों इक्वल जैसे होते हैं। तो ये लगभग ढोलक जैसा होता है, लेकिन ढोलक और मदाल में भी डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने ढोलक को नहीं रखा है, लेकिन आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि ढोलक, मदाल, मृदंग और तबला, इन सभी में क्या अलग होगा। तो देखिए इन सब में क्या अलग होगा वो आप समझ चुके होंगे। तबला इसमें अलग हो जाएगा। तबला क्यों अलग होगा अगर कुछ लोग नहीं समझ पाए हैं, तबला एक साइड से बजाया जाता है, बाकी के तीनों जितने भी जो यहाँ पर फिगर दिखाए गए थे आपको, वो सभी फिगर आपके या ढोलक है, मृदंग है या मदाल है, ये सब दोनों साइड से बजाए जाते हैं। ये देखिए अगला है यहाँ पर लोमड़ी, सुअर, घोड़ा और बकरी, ठीक है। लोमड़ी, सुअर, घोड़ा और बकरी, इन सभी में अगर आप देखें तो काफ़ी सिंपल सा सवाल है, लेकिन आए हुए प्रश्न थे इसलिए रख दिए गए थे। इसमें लोमड़ी अलग हो जाएगा क्योंकि लोमड़ी जो है ये पालतू जानवर नहीं है, जबकि सुअर, घोड़ा, बकरी इनका सभी का पालन होता है। आपने देखा होगा सुअर पालन भी होता है,
और घोड़ा भी पाला जाता है, बकरी भी पाली जाती है। अच्छा, आप लोग कमेंट में मुझे बताइए कि जहाँ पर सूअर को रखा जाता है, जैसे घोड़ा जिस जगह रखा जाता है उसको हम कहते हैं अस्तबल। क्या कहते हैं? अस्तबल। तो जहाँ पर सूअर रखा जाता है, सूअर को पाला जाता है, जहाँ पर वो रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? ये आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। देखते हैं कितने लोग सही आंसर देंगे इसका। कमेंट में आपको डालना है कि सूअर जहाँ पर रहता है, या हम इस तरह से इसी प्रश्न को एनालॉगी में पूछ सकते हैं, सादृश्यता में पूछ सकते हैं कि घोड़ा का संबंध अस्तबल से है तो सूअर का संबंध किससे होगा। ठीक है, तो आपको ये जवाब देना है। चलिए 10वें प्रश्न पर आते हैं हम। फिलहाल देखिए, हमारा जो प्रश्न था उसका जवाब लोमड़ी है। मैंने आपसे एक नया प्रश्न यहाँ पर पूछ लिया है कि सूअर कहाँ रहता है, वो आपको बताना है। चलिए, बाजरा, जौ, गेहूं और मूंग, इसमें क्या अलग होगा? अब देखिए, यहां पर रबी और खरीफ से संबंधित प्रश्न आ गया। हालांकि ये रबी और खरीफ वाली जो बात है, ये अगर हम थोड़ा पहले के टाइम में देखें तब तो ठीक लगता है, लेकिन अब जैसे बाजरा है, बाजरा जहां तक मैं समझता हूं कि बाजरा अब कोई एक टाइम पे नहीं होता, ये रबी खरीफ या किसी भी टाइम पे हो जाता है। अब आजकल क्या है कि हाइब्रिड सारे बीज आ चुके हैं, तो हाइब्रिड होने की वजह से जैसे आपका मक्का है, मक्का लगभग आप हर समय खेतों में देखते हैं, तो 3 से 4 बार पूरे वर्ष में मक्का होती रहती है। तो इसी तरह से बाजरा भी 2 से 3 बार बहुत आराम से आपको मिलेगा, बाजरा भी होता है। लेकिन फिर भी अभी क्या है कि अभी हम हाइब्रिड जो है वो सारी चीज़ें अभी तक चेंज नहीं हुई है पुस्तकों में, तो हमें समझना पड़ेगा। यहाँ पर मूंग जो है यहाँ पर वो खरीफ की फसल है और बाकी ये तीनों रबी की फसल है। तो आपको फसलों से संबंधित भी मटेरियल दिया गया है, स्टडी मटेरियल से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सारी डिटेल्स को आप पढ़ लीजिए। एक बार जब पढ़ेंगे तो इस तरह के प्रश्न, जब एक बार पढ़ेंगे तो इस तरह के जो प्रश्न है, बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। ये तो हमने सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश की है कि आप क्या पढ़ेंगे और कितना आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए, यहां पर एक शब्द लिया हुआ है दृढ़, एक है गंभीर, एक है स्वीकार्य और एक है नकचढ़ा। तो इन सभी में नकचढ़ा, स्वीकार्य, गंभीर और दृढ़, इन सभी में क्या डिफरेंस होगा ये आपको बताना है। चलिए खैर, मैं अभी ऑनलाइन तो आपके जवाब नहीं ले सकता। देखिए, यहां पर दृढ़ का मतलब है कि किसी व्यक्ति का स्वभाव है कि वो अपने स्वभाव से दृढ़ है। किसी व्यक्ति का स्वभाव है कि बहुत ही गंभीर व्यक्ति है, किसी व्यक्ति का स्वभाव है कि वो नकचढ़ा है। ठीक है, तो लेकिन स्वीकार्य जो होता है ये किसी व्यक्ति का स्वभाव नहीं होता, बल्कि स्वीकार्य जो है वो कोई एक बात होती है। हम कहते हैं कि ये बात तो स्वीकार्य है, मतलब स्वीकारने योग्य है। ठीक है, कोई बात कही जाती है, कोई प्रस्ताव होता है तो कहा जाता है कि ये प्रस्ताव स्वीकृत है। इसी तरह से वो बात जो है वो कैसी है? स्वीकार्य है, मतलब उसको स्वीकार किया जा सकता है, स्वीकार करने लायक है। तो यहाँ पर ये जो तीनों दिए हैं, इन तीनों से आप समझते हैं किसी व्यक्ति का यह स्वभाव है, जबकि स्वीकार्य में ऐसा नहीं है। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद आपको जो अगला प्रश्न मिला है और इससे अगले जो 2 प्रश्न मिलेंगे बहुत बेहतर प्रश्न होंगे। देखिए, 12वें प्रश्न में आपको 4 महीनों के नाम दे रखे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, जनवरी, जुलाई, अगस्त और नवंबर। आपको बताना है इन सभी में से डिफरेंस अलग कौन सा है। तो देखिए, सीजीएल 2013 में बहुत ही सिंपल सा प्रश्न आया है। सीजीएल 2013 में एकदम सिंपल प्रश्न, जनवरी में 31 दिन होते हैं, जुलाई में 31 होते हैं और अगस्त में 31 होते हैं, जबकि नवंबर में कितने दिन होते हैं? 30 होते हैं। तो सिंपल सी बात है कि इसमें आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 30 वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर मान लीजिए यहां पर देखिए, सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि जब भी आपको 4 महीने दे रखे हो उनमें आप यही देखिए कि उनमें से कौन सा ऐसा महीना है जो बाकी के दिनों के अकॉर्डिंग, मतलब आपको चेक कर रहा है। अगर 3 महीने 30 दिन के हैं तो एक 31 का दिया होगा, अगर 3 महीने 31 के हैं तो एक 30 का दिया होगा। लेकिन यहीं से क्या कोई और भी सवाल बन सकता है? देखिए, वो सवाल कब बनेगा और कब आया था पेपर में, जरा देखिए। देखो, मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि ऐसा प्रश्न 2020 और 21 में आ सकता है। ये देखिए, दोनों प्रश्न, हालांकि ये प्रश्न इस तरह के भी पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन यहां मैंने लिखा हुआ है इसको। तो देखिए, इस तरह का प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। यहां पर हमारा जो पहला प्रश्न है, इसमें हमने कोई नंबर नहीं डाला है, तो उसी से रिलेटेड प्रश्न है। देखिए, जुलाई, जनवरी, अगस्त और मार्च, अगर हम देखें तो ये 31 का है, ये 31 का है, ये भी 31 का है और ये भी 31 का है।
तो ऐसी कंडीशन में हमारा आंसर क्या होगा? अब हमें सेकंड किसी और तरीके से, किसी और मेथड से सोचना पड़ेगा कि इनमें अब 3 कौन से ऐसे हैं जो किसी प्रकार से समान हैं। ठीक है, तो चलिए टाइम खराब नहीं करते हैं। जिन लोगों को आवश्यकता है, उनको लगता है कि आप सोच सकते हैं, तो आप वीडियो को पॉज करिए और इसका जवाब ढूंढ लीजिए, देख लीजिए और उसके बाद वीडियो को आगे देखिए तो आपको पता चल जाएगा। देखिए मैं आपको बता देता हूं, यहां पर एक दूसरा जो पैटर्न होता है वो होता है कि जुलाई कौन सा महीना है, तो ये 7वां महीना है, जनवरी पहला महीना है, अगस्त 8वां महीना है और मार्च जो है ये 3रा महीना है। तो यहां पर आपको 3 विषम दिखाई दे रहे होंगे और एक सम दिखाई दे रहा होगा। इस बात पर भी सवाल बन सकता है और ये बहुत अच्छा प्रश्न होगा। देखिए पिछले वाले प्रश्न से अगर इस प्रश्न में हम देखें तो काफी डिफरेंस नजर आ रहा है और एकदम बढ़िया प्रश्न नजर आ रहा है, तो एक अच्छा प्रश्न यहां से बन सकता है। चलिए इसके बाद देखिए, अभी आपको क्या करना है, अगला जो प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपको सिर्फ 4 विकल्प तक देखना है। ई वाले को अभी भूल जाना है। 4 विकल्पों में मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा वाला आंसर आपका सही होगा। सोच लीजिए, एक बार वीडियो को रोक लीजिए और वीडियो रोकने के बाद एक बार देख लीजिए कौन सा वाला विकल्प आपको सही लगता है। 1972, 1936, 2020 और 1858। ठीक है, देखिए इनमें से जब भी आपको वर्ष दे रखे होंगे तो आप सबसे पहले यही देखेंगे कि उसमें लीप वर्ष कौन सा है और साधारण वर्ष कौन सा है। लीप वर्ष क्या होता है? जो वर्ष 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है वो लीप वर्ष होता है और जो वर्ष 4 से डिवाइड नहीं होता वो साधारण वर्ष होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखें तो ये जो है 58 लास्ट में आ रहा है, 4 से नहीं कटेगा, बाकी ये तीनों 4 से कट जाएंगे। इसका मतलब ये 3 लीप है और ये वाला लीप नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब मान लीजिए आपके पास ये वाला ऑप्शन नहीं है। सपोज कीजिए आपको एक प्रश्न ऐसा आया जिसमें ये 4 ऑप्शन है आपके पास, 1972, 36, 20 और 1700। तो यहां पर अगर आप देखेंगे कौन सा अलग है तो आप समझ पाएंगे। देखिए ये भी 4 से कट जाएगा, ये भी 4 से कटेगा, ये भी कट जाएगा और 4 से ये भी कट जाएगा। तो ऐसी जब समस्या आएगी तो फिर हमारा आंसर क्या रहेगा? देखिए तब हमारा आंसर ई ही रहेगा। वो क्यों रहेगा? ये जिन लोगों ने कैलेंडर को पढ़ा होगा, जिन्होंने कैलेंडर की फर्स्ट क्लास ली होगी, पिछले टाइम में भी हमने पढ़ाया था, यूट्यूब पे सारी क्लासेस हो चुकी हैं, लगभग हर चैप्टर हो चुका है, तो वहां आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए कि 1700 जो है ये 4 से कट रहा है, लेकिन ये शताब्दी वर्ष है। कैसा वर्ष है? शताब्दी वर्ष है, सेंचुरी ईयर है। और जितने सेंचुरी ईयर होते हैं वो 4 से तो कटते हैं लेकिन लीप नहीं होते। ठीक है, वैसे आपने पढ़ा है कि जो वर्ष 4 से कट जाता है लीप वर्ष होता है, लेकिन ये अपवाद है। 3 वर्ष ऐसे होते हैं पूरे एक कैलेंडर में, 3 वर्ष ऐसे भी होते हैं, सन 1700, सन 1800 और सन 1900। ठीक है, जो 100 से कट जाते हैं, मतलब 400 से नहीं, केवल 100 से। ठीक है, तो 100 से कट जाते हैं, लेकिन देखिए मतलब यहां पर देखिए क्या हुआ, 100 से कट रहा है, इसका मतलब ये 4 से भी कटेगा। तो जब वो पूरा पूरा 100 से कट रहा है, यानी कि उसमें 2 जीरो लगे हुए हैं। देखिए हालांकि 1600 पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन 1600 क्या है, 2 जीरो, ये 4 से चलो कट जाएंगे, लेकिन ये भी 4 से कट रहा है, कहने का मतलब ये पूरा पूरा 400 से कट जाएगा, जबकि ये संख्या 400 से नहीं कटेंगी। तो जो केवल 100 से कटते हैं उसको हम शताब्दी वर्ष कहते हैं और जो 400 से कटते हैं उसको लीप शताब्दी वर्ष कहते हैं। तो यहां पर लीप शताब्दी की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है शताब्दी वर्ष की, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज कर रहा है कि ये वर्ष लीप वर्ष है, ऐसा लग रहा है कि ये वर्ष लीप वर्ष है। तो आप ध्यान रखिएगा, शताब्दी वर्ष जो होता है 4 से कटता है, फिर भी वो वर्ष लीप नहीं होता। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, बहुत अच्छे प्रश्न थे और इसी तरह के बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। चौथी वाली जो क्लास रहेगी उसमें ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे जिनको मैक्सिमम प्रश्नों को बना करके रखा जाएगा, बहुत ही अच्छे प्रश्न आपको देने की कोशिश रहेगी। चलिए इसके बाद देखिए, हम देखते हैं जापानी, स्विस, फ्रेंच और जर्मन। देखिए यहां पर फ्रेंच, जर्मन और जापानी जो है ये सभी लैंग्वेज हैं, भाषाएं हैं। ठीक है, भाषाएं हैं, जापानी, फ्रेंच और जर्मन ये लैंग्वेज हैं, जबकि स्विस कोई भाषा नहीं है। तो यहां पर ये आंसर हो जाएगा, एसएससी में आया हुआ प्रश्न है। और देखिए इसके बाद फिर हम आ जाते हैं अपने 14वें प्रश्न पर, और 14 नंबर पर देखिए थोड़ा सा अर्थ समझने की कोशिश करिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रतिपक्षी, प्रतिपक्षी देखिए एक होता है
पक्ष लेने वाला, और एक होता है प्रतिपक्षी यानी कि पक्ष न लेने वाला, यानी कि अपोजिट साइड का व्यक्ति। शत्रु ये भी अपोजिट साइड का व्यक्ति होता है, और मित्र ये अपोजिट साइड का नहीं होता, ठीक है। जबकि प्रतिद्वंदी जो होता है ये भी अपोजिट साइड का होता है। प्रतिद्वंदी का मतलब होता है जब दो व्यक्ति होते हैं, मान लीजिए चाहे वो पहलवान हो दो या दो इलेक्शन में प्रत्याशी हो, वो आपस में प्रतिद्वंदी कहलाते हैं। मतलब किसी एक सीट के लिए या एक व्यक्ति जीत के लिए जब दो लोग या दो से अधिक लोग लड़ रहे होते हैं, वहां पर प्रतिद्वंदी कहलाते हैं वो। तो ये देखिए तीनों जो है ये अपोजिट है, जबकि मित्र अपोजिट नहीं होता, ये हमारी साइड से होता है। तो मित्र यहाँ पर अलग हो जाएगा। और देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पर वायलिन, बीड़ा, सितार और सेक्सोफोन। देखिए अब वही बात यहाँ पर आ गई कि अगर हमें वो फिगर अगर मिल जाए देखने को तो हम बता सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हमने देखा होता है लेकिन हमें पता नहीं होता कि वो होता क्या है, ठीक है। हमने देखा होता है लेकिन उसको हम नाम से नहीं जानते, तो ये समस्या हमारे साथ आती है। मेरे ख्याल से बीड़ा सबने देखा होगा, माँ सरस्वती के हाथ में जो होता है वो उसे हम बीड़ा ही कहते हैं, क्योंकि माँ सरस्वती को भी बीड़ा पाणी कहा जाता है। ये वर्ड एक पूछा जा सकता है, बहुत अच्छा है। और इसके बाद देखिए वायलिन, सितार और सेक्सोफोन। चलिए इनके फिगर देख लेते हैं, चित्र देख लेते हैं इनके, और देखिए मैं बता दूं आपको इसमें से क्या है। ये तो है बीड़ा, ठीक है, और ये है सेक्सोफोन, और ये है आपका वायलिन, और ये है सितार, ठीक है। तो यहां पर आप समझ पा रहे होंगे, इसमें बीड़ा, वायलिन और सितार, इन तीनों में एक खासियत है, और वो खासियत क्या है कि इन तीनों को जब बजाते हैं, जब इनका हम इससे ध्वनि निकालते हैं, तो उसके लिए यहां पर देखिए तार दे रखे होते हैं, ये तार दिए हुए हैं। तो इन तारों पर हाथ लगाने से या इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है उसको लगाने से आवाज़ निकलती है। जबकि ये भोंपू है जो आपने बारातों में देखा होगा, इसको बजाते हैं। बारातों के साथ साथ आपने जितनी असेंबली होती हैं या जो परेड होती हैं वहाँ पर भी देखा होगा आपने, ये जितने फोर्स होते हैं फोर्स में भी एक म्यूजिकल बैंड पूरा एक होता है, तो वहाँ भी आपने इसको देखा होगा। ये वही है जो अक्सर बारातों में मिलता है, ठीक है, आपने सभी ने देखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि ये तीनों जो है ये इनमें क्या है, तारों का प्रयोग हो रहा है, जबकि इसको बजाने के लिए आपको मुंह से फूंक लगानी पड़ती है, हवा जैसा ऐसा लगता है हवा डाल रहे हैं इसमें, तो वहाँ से ये आवाज़ देता है, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप लोग, ये फिगर के माध्यम से थोड़ा अच्छा लगा होगा। चलिए, इस्पात, पीपल, पारा और तांबा, पीतल, पारा और तांबा, ठीक है। तो इस्पात क्या होता है, लोहा जैसा होता है ना, लोहा उसी को बोलते हैं, एक धातु होती है। चलिए फिलहाल देखिए यहां पर जो डिफरेंस है, यहां पर सबसे बड़ा वो क्या है, डिफरेंस ये है, ये तीन चीजें जो है, देखिए पारे से संबंधित बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। पारा जो होता है इससे कई बार अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। सबसे भारी भी होता है, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। और जो थर्मामीटर होता है, जो थर्मामीटर का हम टेम्परेचर नापने के लिए बुखार वगैरह जब चेक करते हैं, उसमें भी पारे का इस्तेमाल होता है। जो पारा होता है वही जैसे ही टेम्परेचर को लेता है तो पारा ही ऊपर को चढ़ता है, और इसीलिए लोग कहते भी हैं कई बार जब कोई व्यक्ति ज़्यादा गर्म हो जाता है, नाराज होता है, कहता है मेरा पारा चढ़ रहा है। तो पारा चढ़ने से मतलब होता है कि अब गर्मी आ रही है, ठीक है। तो देखिए ये जो है सॉलिड है, ये तीन चीज़ें सॉलिड है, जबकि पारा जो होता है ये लिक्विड होता है, तरल अवस्था में होता है, ठीक है। तो यहां से आपने समझ लिया, और अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न, गुलाब, चमेली, गुड़हल और कमल। गुलाब, चमेली, गुड़हल और कमल। चलिए इनके भी फिगर देख लेते हैं, इनके फ्लावर्स देख लेते हैं कैसे हैं। देखिए ये सबको पता होगा, गुलाब है ये रोज, ये कमल है, इसको भी सबने देखा होगा, ये गुड़हल है, और फिर आखिरी जो बचा हुआ है इसका पर्चा कराने की जरूरत नहीं है, ये चमेली हो गया, ठीक है। तो इन चारों में कौन अलग है बस हमें ये देखना है, ठीक है। इन चारों में कौन अलग होगा, तो इन चारों में अगर आपको कोई नजर आ रहा है तो वो होगा कमल। क्यों होगा कमल, क्यों अलग होगा, क्योंकि ये पानी में होता है, बाकी ये तीनों जो है पानी में नहीं होते हैं, जमीन पर ही होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए
अगला प्रश्न है विश्लेषण, खोज, निष्कर्ष और अन्वेषण। ठीक है, हालांकि अन्वेषण जो लिखा हुआ है इसको हम सही अगर लिखें तो ये आधा ना बनेगा, यहाँ पर कोई बात नहीं, यहाँ पर हमें इससे मतलब नहीं है, सिर्फ उसके अर्थ से मतलब है। विश्लेषण, खोज, निष्कर्ष और अन्वेषण, देखिए क्या डिफरेंस होगा इसमें, मैं बताता हूं आपको। खोज जो है ये यहाँ पर आंसर खोज ही रहेगा, और खोज जो होती है ये हम किसी नई चीज के लिए, मतलब नया कुछ खोजते हैं, जबकि विश्लेषण, निष्कर्ष और अन्वेषण जो होता है ये पहले से ही जो चीजें हैं उन्हीं चीजों पर हम रिसर्च करते हैं, उन्हीं का विश्लेषण करते हैं, उन्हीं पे निष्कर्ष देते हैं या अन्वेषण करते हैं। ठीक है, जबकि खोज क्या है, ये कोई नई चीज होती है उसको हम खोजते हैं, लेकिन जो चीज पहले से हमारे पास है उस पर हम विश्लेषण करते हैं, निष्कर्ष देते हैं उस पर और अन्वेषण करते हैं। ठीक है, आखिरी 2 प्रश्न यहां पर और बचे हुए हैं, उन प्रश्नों को भी ले लेते हैं। देखिए, ताप, प्रकाश, बल्ब और विद्युत। तो देखिए ये प्रश्न भी पूछा गया है, ताप, प्रकाश, बल्ब और विद्युत। आप देख रहे होंगे यहाँ पर बल्ब, प्रकाश और विद्युत ये सभी इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित लग रहे हैं। ठीक है, जबकि ये ऊष्मा से संबंधित है, बाकी के सभी इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है, बिजली से संबंधित है, और ये जो है ऊष्मा से संबंधित है। ठीक है, ताप के लिए जरूरी नहीं है कि प्रकाश होगा वहां पर तभी ताप होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये तापमान जो है या जो ताप है ये ऊष्मा से संबंधित हुआ, बाकी के सब बिजली से संबंधित हुए। इसके बाद देखिए आखिरी प्रश्न है यहाँ पर एक चाइना रोज। चाइना की बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, देखी होंगी आपने, लेकिन यहाँ पर एक चाइना रोज भी आ गया, चाइना का गुलाब। ठीक है, और एक जो जनरली गुलाब है, एक आपका फूल गोभी है और एक कमल है। तो एक बात तो समझ में आती है कि आंसर तो खैर फूल गोभी ही होगा, क्योंकि ये खाने वाली चीज है, सब्जी है, जबकि ये तीनों फूल होंगे। चाइना रोज जो है ये भी चाइना का कोई रोज होगा जिसको हम चाइना रोज कहते होंगे, और इसका फिगर ये है, ये हमारे यहाँ का गुड़हल जो होता है उसी के जैसा है, लेकिन कुछ पत्तों में डिफरेंस इसमें दोनों में फिगर में रहता है, कुछ डिफरेंस होता है, वो आप एक बार गूगल करके भी आप चेक कर सकते हो, या आपके पास अगर कोई ऐसी बुक है जिसमें इस तरह के बहुत सारे फ्लावर्स दे रखे हैं तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो क्लास थी, इस क्लास में हमने इन्हीं प्रश्नों को पढ़ना था। 20 प्रश्न हमने यहाँ पर पढ़े हैं, और इन सभी प्रश्नों में देखिए जो चीज़ें भी पढ़ रखी हैं, मैंने आपको बताया था कि ये एक छोटी सी क्लास है, और देखिए इतने से भला नहीं होने वाला। इस तरह से हम बहुत बड़ी क्लास भी ले सकते थे, तब जाकर के कहीं हम बहुत सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए स्टडी मटेरियल आपको दिया गया है। आप स्टडी मटेरियल लीजिए, वहाँ से पढ़िए, और उसके बाद जो आपको क्यूज दिया जाएगा तो ऑनलाइन क्यूज को आप दीजिए, तब पता चलेगा कि आपने कितना अच्छे से पढ़ा है। ऑनलाइन क्यूज 2, 4, 5 दिन के अंदर मिलेगा, क्योंकि चैप्टर खत्म होने के बाद ही उसका क्यूज रेडी होगा। ये पहली क्लास है और इसका स्टडी मटेरियल आपको दे रखा है, जिसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। कोडा कोचिंग इंस्टीट्यूट आप प्ले स्टोर से जा सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिए हुए हैं वहाँ से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप स्टडी मटेरियल में सारा मटेरियल आपको मिलेगा, जितनी भी PDF प्रोवाइड कराई जाती हैं सारी PDF आपको यहाँ से मिल जाएंगी। तो ठीक है, फिर अगली क्लास में मुलाकात होगी। धन्यवाद।